तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था पिछले वीडियो में कि अगला जो टॉपिक हमारा होने वाला है वो है मैग्नेटिक मटेरियल, और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे डायामैग्नेटिक मेटल, पैरामैग्नेटिक मेटल और फेरोमैग्नेटिक मेटल की डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में वन बाय वन करके हम लोग इसको करेंगे। तो चलिए आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि डायामैग्नेटिक मेटल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। जब हम डायामैग्नेटिक मेटल को किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जिसको मैंने नाम दे दिया बी नॉट, और इसके अंदर मैंने कोई भी डायामैग्नेटिक मटेरियल रखा, ये मैंने कोई डायामैग्नेटिक मटेरियल रखा है, तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मैग्नेटाइज ना होकर के ये बल्कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहली जो डायामैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि दे आर मैग्नेटाइज्ड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये ऐसा क्यों होते हैं हम लोग इसके बाद जानेंगे। इसके बाद अगला जो टॉपिक हमारा होगा वो यही होगा कि ये डायामैग्नेटिक मटेरियल अपोजिट डायरेक्शन में क्यों मैग्नेटाइज होते हैं। लेकिन जरा अभी सबसे पहले इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि जो डायामैग्नेटिक मटेरियल हैं वो मैग्नेट से हमेशा रिपेल होते हैं। ऐसा क्यों, जरा ये इसको भी समझते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास ये एक मैग्नेट है, मैंने कहा ये मैग्नेट है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जाती हुई दिखाई देती हैं, यानी आउटवर्ड डायरेक्शन में। और अगर मैं यहां पर कोई भी एक डायामैग्नेटिक मटेरियल रखता हूं, तो जैसा कि मैंने कहा कि अगर मैं डायामैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है, यानी कि जो मैग्नेटाइजेशन की इसकी डायरेक्शन होगी वो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। यानी कि यहां पर जो फोर्स दिखाई देगा इस मैग्नेट और डायामैग्नेटिक मटेरियल के बीच में वो कैसा होगा, रिपल्सन का होगा। जैसा कि यहां पर बताया गया है कि डायामैग्नेटिक मटेरियल ऑलवेज मैग्नेट से रिपेल होते हैं, अट्रैक्ट नहीं होते हैं। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करें कि जो डायामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं इनकी ऑलवेज टेंडेंसी होती है कि ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करते हैं। क्या टेंडेंसी होती है, ये हमेशा स्ट्रॉन्ग से वीक पार्ट की तरफ मूव करते हैं। कैसे, जरा ये इसको भी जानते हैं। अगर मैंने आपसे कहा कि मेरे पास एक मैग्नेट है, मैंने यहां पर एक मैग्नेट लिया, मैंने कहा ये नॉर्थ है और ये है हमारे पास साउथ। अब हमको पता है कि जो ये पोल्स होते हैं, पोल्स पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है कैसी होती है भाई, तो ये होती है स्ट्रॉन्ग। ओके, लेकिन अगर इन पोल्स से हम दूर जाते जाएं तो यहां पर अगर मैं सेंटर पॉइंट पर आपसे बात करूं तो इन पोल्स के कंपैरिजन में यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसी होगी, तो भाई ये होगी वीक। ओके, अगर मैं यहां पर एक कोई कंटेनर ले लेता हूं इस तरीके से, देखिए इस तरीके से मैंने कंटेनर लिया और जो डायामैग्नेटिक मटेरियल है मैंने इसका क्या किया, छोटे छोटे पार्ट्स में इसको ब्रेक किया, इसका बुरादा लिया और कुछ इस तरीके से इसको इन दोनों मैग्नेट्स के बीच में रख दिया। तो इनिशियल तो ये ऐसा ही रहेगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये जो हमारा डायामैग्नेटिक मटेरियल होता है, चूंकि इसकी टेंडेंसी होती है कि ये स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ मूव करता है, तो ये कुछ इस तरीके से देखिए अपने आप को अरेंज कर लेता है ऐसे। डन। देखिए इस तरीके का फिगर आपको एग्जाम में भी बना करके पूछा जा सकता है कि बताइए ये कौन से टाइप का मैग्नेटिक मटेरियल है। तो आपको ये देखना है कि ये देखिए ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है पोल्स पर मैग्नेट के, और बीच में यहां पर वीक मैग्नेटिक फील्ड है। और जो डायामैग्नेटिक मटेरियल होता है इसकी जो टेंडेंसी होती है ये हमेशा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करता है। डन। तो ये भी एक हमारी किसकी प्रॉपर्टी है, डायामैग्नेटिक मटेरियल की है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि जो डायामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, अगर इनको मैं किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर फ्रीली सस्पेंड करता हूं, यानी कि अगर एक धागे से बांधा इस डायामैग्नेटिक मटेरियल को और मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो ये हमेशा अपने आप को किस तरह अरेंज करते हैं, तो ये हमेशा अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर अरेंज करते हैं। जैसे मैंने कहा कि यहां पर देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ है, और ये जो हमारे डायामैग्नेटिक मटेरियल हैं अगर मैं इनको यहां से देखिए फ्रीली अगर हैंग करता हूं तो ये कुछ अपने आप को इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर अपने आप को अरेंज करते हैं इस तरह से।
ठीक है ना। तो ये देखिए इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने कहा कि अगर किसी भी डायमैग्नेटिक मटेरियल को मैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं तो ये मैग्नेटाइज तो होते हैं लेकिन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं। सेकंड की बात की कि जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं ये मैग्नेट से हमेशा रिपेल होते हैं, अट्रैक्ट नहीं होते हैं। थर्ड पॉइंट की बात की हमने कि डायमैग्नेटिक मटेरियल की टेंडेंसी होती है कि ये हमेशा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमने बात किया कि अगर किसी भी डायमैग्नेटिक मटेरियल को मैं किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में फ्रीली अगर हैंग करूंगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर अपने आप को अरेंज करते हैं। ठीक है ना। चलिए अगली प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट है कि रिलेटिव मैग्नेटिक परमिटिविटी की जो वैल्यू होती है वो हमेशा लेस देन 1 होती है। जो आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी, उसकी वैल्यू डायमैग्नेटिक मेटल के लिए हमेशा 1 से कम होती है। और आपको पता है कि आप इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, म्यू आर से रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू आर की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 से कम होती है। ठीक है ना, 1 से ऑलवेज कम होती है। और ये जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू होती है वो हमेशा स्मॉल नेगेटिव होती है। तो आपको मैंने पिछले वाले टॉपिक में बताया था कि जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी के बीच में हमारे पास रिलेशन था वो क्या था, वो था काई एम इज इक्वल टू म्यू आर माइनस 1। अब जैसा कि मैंने कहा कि म्यू आर की वैल्यू 1 से क्या होगी, कम होगी। अगर म्यू आर की वैल्यू 1 से कम होगी तो जब मैं 1 को माइनस करूंगा, जैसे मान लिया एग्जांपल के लिए कि जो म्यू आर है इसकी वैल्यू है 0.5। ओके, अब अगर मैं यहां पर 0.5 अगर प्लेस करूंगा तो बताइए जरा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू क्या आएगी, -0.5 आएगी। आएगी कि नहीं आएगी। तो इसीलिए मैंने कहा कि जो डायमैग्नेटिक मेटल होते हैं इनके जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू होती है वो स्मॉल नेगेटिव होती है, या फिर ये कहें कि जो रिलेटिव परमिबिलिटी की वैल्यू होती है वो हमेशा 1 से कम होती है। डन। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है कि डायमैग्नेटिक मटेरियल अगर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाए तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिपेल करता है। क्या मतलब है कि अगर मैंने कहा कि ये एक डायमैग्नेटिक मटेरियल है और इसको मैंने किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर प्लेस कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से इससे होकर के जाएंगी। ओके, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या करता है, रिपेल करता है। डन, कुछ इस तरीके से, ऐसे ऐसे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या करेगा, रिपेल करता है। डन। अच्छा, लास्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो लास्ट पॉइंट क्या कहता है, जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है ये कभी भी क्यूरी लॉ को फॉलो नहीं करता है। क्यूरी लॉ क्या कहता है भाई, क्यूरी लॉ कहता है अकॉर्डिंग टू क्यूरी लॉ जो हमारी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टेम्परेचर के। यानी कि अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन इससे पहले तो ये जानना होगा कि भाई मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है। तो आप जाकर के वो वाला वीडियो देखिए जिसमें मैंने बताया कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है, कि हाउ इजीली एनी मैग्नेटिक मटेरियल कैन बी मैग्नेटाइज, यानी कितनी आसानी से कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। यानी कि अगर यहां पर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो मैग्नेटिक मटेरियल आसानी से मैग्नेटाइज नहीं हो पाएगा, और अगर डिक्रीज करूंगा तो बहुत ही आसानी से मैग्नेटाइज हो जाएगा। ये हमारा क्यूरी लॉ कहता है। लेकिन जो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं ये इस लॉ को फॉलो नहीं करते। ठीक है ना। तो जरा एक बार आइए जरा समराइज कर लेते हैं साथ में, क्योंकि ये जो डायमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज आपके सामने हैं सेम एज इट इज यही प्रॉपर्टीज, लेकिन इसका अपोजिट हमारे पास पैरा और फेरो के लिए है। जैसे कि यहां पर हमने कहा कि जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है वो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं, तो पैरा और फेरो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं। जैसे यहां पर मैंने कहा कि ये रिपेल कर रहे हैं तो डाया और पैरो क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट करते हैं। मैंने कहा कि इनकी टेंडेंसी होती है स्ट्रॉन्ग टू वीक, और यहां पर पैरा और फेरो में ये हो जाएगा वीक टू स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। जैसे यहां पर मैंने कहा कि अगर फ्रीली हैंग करता हूं तो ये परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं, लेकिन पैरा और फेरो क्या हो जाएंगे, अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो जाएंगे। फिर यहां पर अगर बात करते हैं नेक्स्ट, कि मैंने कहा कि जो मैग्नेटिक परमिबिलिटी की वैल्यू होती है वो हमेशा लेस देन 1 होती है, लेकिन पैरा और फेरो के लिए ये हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी। और अगर ग्रेटर देन 1 होगी तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, स्मॉल पॉजिटिव के बराबर होगी। यहां पर जैसे मैंने कहा कि जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है अगर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में रख दिया जाए तो ये क्या कर रहा है, इसको रिपेल कर रहा है। लेकिन अगर पैरा और फेरो की बात किया जाए तो वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा उन्हें।
ठीक है। और जैसा कि यहां पर कहा कि भाई मैग्नेटिक मटेरियल जो हमारा डायमैग्नेटिक है ये क्यूरी लॉ को फॉलो नहीं करता, तो पैरा और फेरो उसको फॉलो करते हैं, ठीक है ना। तो मैं इसके भी नोट्स आपको दे दूंगा, लेकिन जैसा आपने डायमैग्नेटिक मटेरियल में देखा है वही सेम एज इट इज प्रॉपर्टी, जस्ट उसका अपोजिट हम पैरा और फेरो में यूज करते हैं। लेकिन अब बात यह आती है कि पैरा और फेरो को मैं साथ में क्यों लेकर के चल रहा हूं। देखिए, पैरामैग्नेटिक मटेरियल और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो है उसकी इंटेंसिटी थोड़ा सा कम होती है और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की इंटेंसिटी थोड़ा सा ज्यादा होती है। यानी कि जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होता है वो भी मैग्नेटाइज होता है, लेकिन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है वो ज्यादा मैग्नेटाइज होता है और पैरा थोड़ा सा कम होता है, ठीक है ना। बस इतना सा अंतर है। जैसे अगर मान लीजिए कि मैंने कहा कि जैसे इसी की बात करते हैं कि रिलेटिव परमिबिलिटी की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी पैरा और फेरो दोनों की, लेकिन जैसे मान लिया मैंने कि अगर पैरामैग्नेटिक मटेरियल की वैल्यू 1 से ज्यादा 1.2 है तो फेरो की 1.4 हो जाएगी, यानी कि थोड़ी सी उसकी इंटेंसिटी फेरो की ज्यादा होती है, बस इतना सा डिफरेंस है। डन। चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। तो नेक्स्ट, जैसा कि मैंने अभी आपसे बताया था कि डायमैग्नेटिक मटेरियल हमारा क्यों अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है, आइए जरा इसको समझते हैं। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं इनमें जो एटम्स होते हैं उसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअल में इवन नंबर्स में होते हैं, यानी कि जो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑलवेज इवन नंबर्स में होते हैं। और उस ऑर्बिट में या उस एटम में जो पेयर होते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई भी एटम है उसमें हमारे पास 20 इलेक्ट्रॉन है तो 10 पेयर्स हो गए, अगर 30 है तो 15 पेयर्स हो गए। लेकिन जो भी ये पेयर्स वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, यानी कि अगर एक क्लॉकवाइज हो रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होता है। ऐसा क्यों? ताकि उस ऑर्बिट का या उस एटम का एंगुलर मोमेंटम क्या रहे, बैलेंस रहे। इस वजह से एक अगर क्लॉकवाइज है तो एक एंटी क्लॉकवाइज है। जैसा कि आपको यहां पर फिगर में दिख रहा है, मैं एक पेयर को ही यहां पर कंसीडर किया हूं और उस पेयर में एक जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज मूव करेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। और हम इसी से समझेंगे कि क्यों ऐसा होता है कि जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो यहां पर बात किया जाए कि ये कौन सी थ्योरी है जो इस चीज को एक्सप्लेन करती है। तो कभी कभी हमसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ये थ्योरी हमारी एटम थ्योरी। कौन सी? एटम थ्योरी। ओके, एटम थ्योरी या ऑर्बिटल थ्योरी भी इसको हम लोग कह सकते हैं। चलिए, अब मैंने आपसे बताया कि जैसा कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैंने यहां पर दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स कंसीडर किए हैं वो एक पेयर का है और एक इलेक्ट्रॉन इसमें क्लॉकवाइज और दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें एंटी क्लॉकवाइज मूव करने वाला है। तो मैंने कहा कि ये वाला इलेक्ट्रॉन हमारा v वेलोसिटी के साथ क्लॉकवाइज मूव कर रहा है और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो v वेलोसिटी के साथ एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ठीक है। अब देखिए, ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन इस क्लॉकवाइज में मूव कर रहा है तो हमें ये पता है कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव होते हैं करंट हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो करंट यहां पर प्रोड्यूस होगा इस चार्ज के मूव की वजह से वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा और यहां पर जो करंट प्रोड्यूस होगा वो इस वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि यहां पर होगा, ठीक है। अच्छा, अगर ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो इस पर सेंटर की तरफ एक फोर्स एक्ट कर रहा होगा, ठीक है ना। कौन सा फोर्स वो एक्ट करता है? तो यहां पर तो देखिए दो फोर्स एक्ट कर रहे होंगे। पहला तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि है सेंटर की तरफ लगता है, क्योंकि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रोटेशनल मोशन कर रहा है तो जाहिर सी बात है विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसा पॉसिबल नहीं है, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर ऑलवेज इसके ऊपर एक्ट कर रहा है। साथ ही साथ देखिए यहां पर इस एटम में ये पॉजिटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसके ऊपर कौन सा फोर्स और लग रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग रहा है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से इसके ऊपर क्या लग रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स भी लग रहा है। तो भाई इस वाले चार्ज के ऊपर भी लग रहा होगा, बिल्कुल यहां पर भी सेंटर की तरफ इसके ऊपर क्या लग रहा है भाई? सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। किसकी वजह से? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और देख लेते हैं भाई, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है इस करंट की वजह से वो किस डायरेक्शन में हो रही है? तो भाई हमको पता है कि करंट जिस डायरेक्शन में मूव करती है, करंट की जो डायरेक्शन होती है उस डायरेक्शन में अगर मैं अपने राइट हैंड की इन 4 फिंगर्स को कर्ल करूं तो थंब की जो डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन होती है किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की। तो भाई अगर इस वाले
इलेक्ट्रॉन पे बात किया जाए तो करंट इस डायरेक्शन में है, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो मैंने इसको डॉट के सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया और मैंने कहा ये मैग्नेटिक फील्ड बीएम यहां पर प्रोड्यूस हो रही है। अच्छा, अगर यहां पर देखा जाए तो देखिए करंट हमारी किस तरफ है, इस तरफ है, थंब हमारा अंदर की तरफ होगा, यानी कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो होगी परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में, और यहां पर भी मैंने इसको बीएम के सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया। अब भाई देखिए इस वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से बीएम यहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, और इस वाले बीएम, इस वाले करंट की वजह से यहां पर भी बीएम हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई। तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड तो एक दूसरे को क्या कर दे रही हैं, कैंसिल आउट कर दे रही हैं। लेकिन आपको पता है कि ये क्या है भाई, मैं क्या कर रहा हूं, ये डायमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर का एक एटम लिया है। जब तक मैं इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखूंगा तब तक ये मैग्नेटाइज नहीं होंगे, और तब तक हम ये कैसे पता कर सकते हैं कि किस डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो रहे हैं। इसका मतलब कि मुझे यहां पर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर करनी पड़ेगी। तो मैं कुछ भी मान सकता हूं, इनवर्ड या आउटवर्ड कुछ भी। तो मैंने यहां पर मान लिया परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर कर ली, ठीक है ना। मैंने क्या किया, मैंने परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर कर ली। अब यहां पर इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, देखिए इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसके ऊपर जो हमारा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इसके ऊपर फोर्स भी लगेगा, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि किसी भी अगर चार्ज पार्टिकल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं तो उसके ऊपर क्या लगता है भाई, एक फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फोर्स लगता है। और वो फोर्स कितना होता है, तो हमको पता है F = QVB sin थीटा के बराबर होता है, या फिर अगर बात करें तो वो फोर्स होता है क्या, QV क्रॉस B। ओके, वेक्टर फॉर्म में अगर लिखा जाए तो V क्रॉस B होता है। और उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, जब, तो ये मैंने आपको बताया था कि ये हमारा फर्स्ट वेक्टर है, सेकंड वेक्टर है। फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की डायरेक्शन में मैं अपनी फिंगर को कर्ल करूंगा, थंब की जो डायरेक्शन होगी वो हमारे फोर्स की डायरेक्शन होगी। लेकिन एक बात और, ये तो हमारे पॉजिटिव चार्ज के लिए था, लेकिन अगर यहां पर बात करें तो कौन सा चार्ज है हमारे पास, तो निगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो निगेटिव चार्ज होता है ना। तो यहां पर अगर निगेटिव चार्ज है तो मैंने आपको बताया था कि ये जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, अपोजिट हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे अगर मान लीजिए कि यहां पर अगर मैंने फोर्स की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में कंसीडर की है तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। डन। तो जरा ये देखते हैं कि भाई इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो सबसे पहले इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए देखा जाए कि V की डायरेक्शन ये है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में है। तो मैं अपनी इन फिंगर्स को किस डायरेक्शन में रखूंगा, V की डायरेक्शन में, और अंदर की तरफ, चूंकि मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनवर्ड है ना, तो अंदर की तरफ कर्ल करूंगा, यानी कि जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। लेकिन चूंकि नेगेटिव चार्ज है तो इस डायरेक्शन में कंसीडर करके इस डायरेक्शन में कंसीडर करूंगा। इसका मतलब जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। तो पहले तो यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग ही रहा था, साथ में अब ये F वाला जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो वाला फोर्स भी लगेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई भाई। देखो मैंने कहा कि मैं फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में अपनी इन 4 फिंगर्स को कर्ल करूंगा, डायरेक्ट करूंगा, और सेकंड वेक्टर की डायरेक्शन में कर्ल करूंगा। जिस डायरेक्शन में हमारा थंब होगा इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस चार्ज पार्टिकल पर उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। लेकिन चूंकि यहां पर जो हमारा चार्ज पार्टिकल है वो निगेटिव है, इसलिए डायरेक्शन इधर ना लेकर के इसके अपोजिट डायरेक्शन में लिया जाएगा। तो फोर्स की डायरेक्शन हमारी यहां पर आ गई। अब अगर यही चीज मैं यहां पर भी कैलकुलेट करूं तो देखो यहां पर भी मैं क्या करूंगा, अपनी फिंगर्स को इस फर्स्ट वेक्टर V की डायरेक्शन में कर्ल करूंगा और अंदर की तरफ क्या करूंगा, कर्ल करूंगा, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में है। तो जो फोर्स की डायरेक्शन आ रही है किधर आ रही है, इस डायरेक्शन में आ रही है। लेकिन चूंकि नेगेटिव चार्ज है इसलिए फोर्स किधर कंसीडर किया जाएगा, इस डायरेक्शन में कंसीडर किया जाएगा, यानी कि फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। किसकी वजह से, इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। अच्छा एक बात, अब जरा यहां पर बात करें भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स तो लग ही रहा था, ठीक है ना। अब यहां पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी वजह से एक फोर्स और लगने लगा। तो यहां पर भाई फोर्स अगर ज्यादा होगा, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स अगर ज्यादा होगा, मैं यहां पर कहूं कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो अगर ज्यादा होगा तो भाई चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी। और अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है जो करंट इंड्यूस होगा वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर ये करंट ज्यादा होगा तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड बीएम प्रोड्यूस हो रही है वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो मैं यहां पर कह सकता हूं अब यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड और प्रोड्यूस हो रही है वो क्या होगी, बीएम डैश हो गई।
डन। अगर यही कॉन्सेप्ट यहां पर देखा जाए तो भाई देखो सेंट्रीपिटल फोर्स तो हमारा परपेंडिकुलर इनवर्ड लग ही रहा है, लेकिन अब अपोजिट डायरेक्शन में इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक फोर्स लगना शुरू हो गया, यानी कि जो यहां पर हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है वो क्या हो जाएगा, अब डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा ना ये। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स डिक्रीज हुआ तो इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी कम हो जाएगी, वेलोसिटी कम होगी तो करंट भी कम होगा, और अगर करंट कम होगा तो ये जो बीएम हम पहले प्रोड्यूस कर रहे थे तो प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड भी कम हो जाएगी, यानी कि यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड अब प्रोड्यूस होगी बीएम डैश को इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। बात समझ में आई क्या? ठीक है। अब अगर देखिए तो यहां पर जो प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी है भाई, तो वो है Bm प्लस Bm डैश, लेकिन यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, Bm माइनस Bm डैश। अगर मैं नेट मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो बात बन जाएगी भाई, दोनों को ऐड कर देते हैं। देखिए क्या होगा, ये होगा Bm प्लस Bm डैश और यहां माइनस Bm माइनस Bm डैश। ओके, अब देखिए यहां से बीएम बीएम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो कितनी आएगी, 2Bm डैश। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंड्यूस हो रही है। अच्छा, इसकी डायरेक्शन क्या है, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो ये वाली डायरेक्शन होगी जो कि परपेंडिकुलर आउटवर्ड है। अब एक बात बताइए, जो यहां पर मैंने मैग्नेटिक फील्ड एज्यूम की थी वो किस डायरेक्शन में थी, परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में थी, यानी अंदर की तरफ थी, ये हमारी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड थी। और देखिए यहां पर जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड निकल करके आई है नेट मैग्नेटिक फील्ड, वो किस डायरेक्शन में आई है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में। यानी कि इस जो भी चीजें हमने यहां पर देखी, यानी कि जो भी फोर्स लगा या सेंट्रीपिटल फोर्स था, उसकी वजह से जो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड निकल करके आई वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में आई है। तो ये ही रीजन है हमारे जो डायमैग्नेटिक मेटल होते हैं वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आई होगी। यहां पर अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो ये परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ओके, आउटवर्ड का मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं। ठीक है ना। चलिए एक बार मैं रिकॉल कर देता हूं। यहां पर मुझे बताना था कि जो हमारे डायमैग्नेटिक मेटल होते हैं जब इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो ये अपोजिट डायरेक्शन में क्यों मैग्नेटाइज होते हैं। तो आप सिंपल सी बात जान लीजिए कि जो डायमैग्नेटिक मेटल होते हैं में जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमेशा इवन नंबर्स में होते हैं। अगर इवन नंबर्स में जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा पेयर्स में अपोजिट डायरेक्शन में रिवॉल्व करते हैं, यानी एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, और इनसे जो प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड होती है वो तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। लेकिन जब इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है उसकी वजह से एक जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन में फोर्स लगता है और एक पर सेंट्रीपिटल फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, जिसकी वजह से जो प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड होती है एक इलेक्ट्रॉन की वजह से कम और दूसरे इलेक्ट्रॉन की वजह से ज्यादा हो जाती है, और जिसमें ज्यादा होती है उसका जो डायरेक्शन होता है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आई होगी कि किस वजह से जो हमारा डायमैग्नेटिक मेटेरियल है वो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बताया था कि जो डायमैग्नेटिक मेटेरियल की हमारी प्रॉपर्टीज हैं लगभग सिमिलर हैं लेकिन अपोजिट हैं पैरा और फेरोमैग्नेटिक मेटेरियल से। जरा ये बहुत ही जल्दी से समराइज कर लेते हैं। जैसा कि सबसे पहले मैंने कहा कि ये जो मैग्नेटाइज होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होते हैं, यानी कि अगर ये हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है B0 और इसके अंदर मैंने कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल रखा, ये या मान लीजिए पैरा है या फिर फेरो है, कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल है, तो ये मैग्नेटाइज होते हैं किस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं। सबसे पहला ये प्रॉपर्टी हो गया। फिर यहां पर कहा गया कि भाई ये जो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, मैग्नेट से क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। यानी कि अगर मैंने कहा ये मैग्नेट है हमारे पास और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखिए साउथ पोल की तरफ आ रही है और यहां पर मैंने कोई भी एक मैग्नेटिक मटेरियल क्या कर दिया, रख दिया। कैसा है भाई, ये पैरा हो सकता है और फेरो भी हो सकता है। तो ये इस मैग्नेट से क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं। नेक्स्ट वन हमसे क्या कहता है कि भाई अगर कोई भी पैरा या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है इसकी टेंडेंसी होती है किधर, वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ। और इसके लिए भी अगर हम समझाना चाहें तो इसको भी फिगर से समझा सकते हैं। देखिए यहां पर ये नॉर्थ है और ये साउथ है, और जैसा कि मैंने पहले भी किया था डायमैग्नेटिक मटेरियल में कि यहां पर मैं पैरा या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का क्या करूंगा,
चूरा बना करके या बुरादा बना करके इसमें रखूंगा और इसकी टेंडेंसी होती है किधर, ये वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ मूव करता है। ये कुछ टाइम के बाद अपने आप को कैसे अरेंज कर लेगा, ये कुछ इस तरीके से वीक में बिल्कुल कम रहेगा और स्ट्रॉन्ग वाले रीजन में जाकर के कलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो पोल वाला रीजन है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, और ये बीच वाला रीजन कैसा है, वीक है। ओके, ये बीच वाला वीक रीजन है। तो ये देखिए कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज हमारी चल रही हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करते हैं कि जो हमारा पैरामैग्नेटिक मेटल या फिर फेरोमैग्नेटिक मेटल है, अगर मैं इसको किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर फ्रीली हैंग करता हूं तो ये कैसा अपने आप को अरेंज करता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ये अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपने आप को क्या कर लेगा भाई, अरेंज कर लेगा। डन, देखिए ये अपने आप को अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अरेंज कर लेता है, कौन, पैरा और फेरो। फिर नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि जो पैरा या फेरोमैग्नेटिक मेटल होते हैं, अगर इनको किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में रखते हैं तो ये उनको क्या करते हैं भाई, अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि अगर ये मेरे पास एक पैरा या फेरोमैग्नेटिक मेटल है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में अगर मैं इसको रखता हूं तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या करते हुए दिखाई देते हैं भाई, अट्रैक्ट करते दिखाई देते हैं। ये इनकी प्रॉपर्टीज होती है। डन, ठीक है। फिर नेक्स्ट की अगर बात करा जाए तो जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि जो रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी की वैल्यू होती है पैरा और फेरो की, ये हमेशा 1 से क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है, 1 से ज्यादा होती है। यानी कि म्यू आर इज मच मोर ग्रेटर देन, नो मच मोर नहीं कह सकते, मैं कह दूंगा कि मोर देन 1, ठीक है। 1 से ज्यादा होती है, 1 से कम नहीं होती है। और भैया अगर ये वैल्यू 1 से ज्यादा होती है तो हमको पता है कि जो म्यू आर माइनस 1 यानी कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की जो बात हुई थी, इस फॉर्मूले में अगर म्यू आर की वैल्यू अब मैं रखूंगा 1 से ज्यादा है तो 1.2 भी हो सकता है, 1.2 माइनस 1 यानी कि 0.2, यानी जो भी वैल्यू आएगी वो ऑलवेज कैसी आएगी भाई, पॉजिटिव आनी चाहिए, पॉजिटिव आएगी, ठीक है ना, पॉजिटिव आएगी, ये बात क्लियर है। डन। नेक्स्ट है हमारा कि ये क्या करते हैं भाई, ये फॉलो करते हैं किसको, क्यूरी लॉ को फॉलो करते हैं। और क्यूरी लॉ के बारे में भी मैंने बताया था आपको कि क्यूरी लॉ क्या कहता है भाई, कि जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। यानी कि अगर टेम्परेचर तुम बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी घटाओगे, और अगर टेम्परेचर घटाओगे तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बढ़ाओगे। तो जरा आप बताओ, मेरे इस क्वेश्चन का आंसर दो कि अगर मुझे किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को ज्यादा मैग्नेटाइज करना है तो उसके टेम्परेचर को मैं घटाऊं या बढ़ाऊं, इंक्रीज करूं या डिक्रीज करूं, आंसर करो इसका कमेंट बॉक्स में, मैं आपके आंसर को जरूर देखूंगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज थी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। मैंने कोशिश यही किया है कि पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट हर एक टॉपिक वाइज आपको बताने की कोशिश की है। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और मेरा भी उत्साह इस तरह से बढ़ाते रहिए ताकि मैं आगे भी आपके लिए इस तरह से वीडियोस लाता रहूं। मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर के साथ अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।